नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा सकता है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में दिया, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की नई सहायता योजना की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से सस्ते चावल के आने से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत से चावल डंपिंग की जा रही है, यानी बहुत कम दाम पर बेचा जा रहा है। ट्रंप ने कहा वो लोग डंपिंग नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका नए टैरिफ लगा देगा। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी ने सोमवार को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उनके एक विवादित बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए देने वाला कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी, और उन्होंने पंजाबियत की बात भी दोहराई। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो भी 500 करोड़ रुपए का सूटकेस दे देगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के हस्ताक्षर से 8 दिसंबर को निलंबन आदेश जारी किया गया। आदेश में कारण का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन लिखा गया डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित किया जाता है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल के राष्ट्रीय नायकों के योगदान की कद्र नहीं करती और पहले राज्यसभा में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों पर रोक लगाई गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कभी ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विरोध करते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। क्या इन्हें पता भी है कि आजादी की लड़ाई में बंगाल का कितना बड़ा योगदान था? उन्होंने सवाल उठाया कि कौन हैं ये लोग जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते और बंगालियों का अपमान करते हैं। ममता बनर्जी कोच बिहार जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस शुरू करने के बाद भाजपा की मंशा पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर तीखी बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की आवाज है, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे झुककर इसे टुकड़ों में बांट दिया। प्रधानमंत्री ने 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की शुरुआत करते हुए दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की आपत्तियों को मानकर वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत ही क्या है। उनका आरोप था कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस बहस का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि ये बहस पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और आजादी के सेनानियों पर नए सिरे से आरोप लगाने की कोशिश है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो जवाहरलाल नेहरू पर खुलकर बहस करें और इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय जो स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहा है वो वंदे मातरम का ऋणी है, क्योंकि इस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया। लोकसभा में पूरा सत्र वंदे मातरम के इतिहास, राजनीति और इसके इस्तेमाल को लेकर गर्मा गर्म बहस से भरा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू ने सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। जिन्ना की भावना पर नेहरू जी ने अपनी सहमति जताई और कहा कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, इरिटेट होंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में प्रभात फेरियां निकाली, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को समझौता कर लिया गया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, ये चोला ये पहना गया कि सामाजिक सद्भाव का काम है ये। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और उनके दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस को वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीति वैसी की वैसी है। उतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथ और जिनके साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है
जब विवाद करने की कोशिश करते हैं इस बात पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बाद अब हैदराबाद में विवाद शुरू हो गया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट ने बड़ा ऐलान किया है। अध्यक्ष ने कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। मुश्ताक मलिक ने कहा ये मेमोरियल बाबरी मस्जिद के स्मरण में बनाया जाएगा और इसमें कल्याण संस्थाएं भी होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना अगले साल दिसंबर तक जमीन पर शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने इस घोषणा की कड़ी निंदा की है और इसे खतरनाक और उत्तेजक कदम बताया है। बीजेपी के तेलंगाना प्रवक्ता एनवी सुभाष ने इस बयान की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे बयान सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालते हैं। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था लागू करने और कड़े कदम उठाने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भारत कभी भी बाबर के नाम पर कोई स्मारक या वस्तु स्वीकार नहीं करेगा और ये जोर देकर कहा कि बाबर की विरासत अत्याचार की थी। बीजेपी ने तेलंगाना में हाल ही में हुई चुनी गई रेवंत रेड्डी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि कार्रवाई न करने से ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है। भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार ने चीन से मांग की है कि भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान चुनकर निशाना न बनाया जाए। ये बयान तब आया जब लगभग 2 हफ्ते पहले शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक को रोक लिया गया था क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और ये बड़ी विवाद की वजह बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन ये भरोसा देगा कि ट्रांजिट या यात्रा के दौरान भारतीयों को न तो रोका जाएगा न परेशान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों का सम्मान होना चाहिए। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से संपर्क किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बता दें, शनिवार देर रात पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नाइट क्लब में लगी आग में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटकों की मौत हुई, जिनमें 4 दिल्ली के थे। 5 लोग अभी भी गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की मांग पर 7 दिसंबर को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसके बाद इमिग्रेशन विभाग से पता चला कि दोनों आरोपी रवाना हो चुके थे। केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 595 स्थानीय संस्थाओं के वार्डों में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 11,168 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कटक के बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, जबकि साउथ अफ्रीका का नेतृत्व इस फॉर्मेट में एडेन मार्करम करेंगे। मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं मुकाबले का टॉस आधा घंटे पहले यानी 6:30 बजे होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.